आदाब, सलाम, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी भारती भवन। कौन से बुक से देखने वाले हैं? भारती भवन से लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 6 का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं इस लघु उत्तरीय प्रश्न का। इससे पहले वीडियो अगर देखे हैं उसमें वेरी शॉर्ट बनाया गया क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 1। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आंसर बोलेंगे, इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है, इसमें युग्मक का भाग नहीं लेता है। इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग हो लेता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन कोशिका का प्रयोग होता है। अलैंगिक जनन के बाद जो संतान में पैदा होती है वे आनुवंशिक गुणों में ठीक जनक के समान होते हैं। किसकी तरह होते हैं? ठीक जनक कहते हैं, ठीक वो पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या विभेद है, मतलब क्या अंतर है? द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जिसमें सिर्फ 2 खंड होगा उसे हम द्विखंडन कहेंगे। बहुखंडन जिसमें एक से अधिक खंड होगा उसे हम बहुखंडन कहेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोशिकाओं के चारों ओर सिस्टम अथवा लक्षण भित्ति नहीं बनती। द्विखंडन में बहुखंडन की तरह कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों का निर्माण करते हैं। द्विखंडन बता दिए कि ऐसा विभाजन जिसमें मात्र 2 खंड होगा उसे हम द्विखंडन कहेंगे। अब बहुखंडन उसे कहेंगे जिसमें 2 से अधिक खंड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बहुखंडन कहेंगे। यहाँ देख रहे हैं लिखा बहुखंडन। कोशिकाओं के चारों ओर सिस्टम अथवा रक्षा की विभिन्न बन जाती है, भित्ति बन जाती है। सिस्ट के भीतर कोशिका का केंद्र कई बार खंडित होकर अनेक छोटे छोटे केंद्रों बना लेते हैं जो संतति केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतति केंद्र कहलाते हैं। मतलब बहुखंडन जैसे कभी कभी होता है सिस्टम जो रक्षा बनते बनते वो कई खंड कर लेते हैं या बना लेते हैं। प्रत्येक संतति केंद्र के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और उसके चारों ओर पतली झिल्लियाँ बन जाती है। उसी के तरह क्या हो जाए? पतली झिल्लियाँ बन जाती है। उसी को हम क्या कहेंगे? बहुखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? जब सिस्टम फटती है तब उसमें उपस्थित अनेक प्रकार संतति कोशिकाएं निकल आती है जो नए जीवों को उत्पन्न करती है। जो नए जीवों क्या करती है? उत्पन्न करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें तो आंसर लिखेंगे, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि परिवर्तित या विगलन होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझिए कायिक प्रवर्धन किसे कहेंगे? कायिक परिवर्धन किसे कहेंगे? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि परिवर्तित या विलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके द्वारा बनने वाले पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं। कायिक प्रवर्धन सामान्यतः आर्किड, अंगूर या गुलाब एवं सजावटी पौधे में होता है। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होता है। ये प्रवर्धन जड़, तने एवं पत्तियों से होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? मतलब यानी कोई पौधा है और पौधा से जो आँख बन के एक नया पौधा का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। जो वह अपने पिता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? अपने पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन देखने वाले 4। पुनर्जनन में क्या होता है? पुनर्जनन में क्या होता है? तो लिखेंगे, यह जनन की एक विधि है। इस जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खाए हुए भागों का विकास कर पूर्व विकसित नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है।
और सामान्य जीव सयापन करता है। इसी प्रकार के जनन को स्पाइरो गाइडा, हाइड्रा तथा प्लेटेनिया आदि में होते हैं। कहाँ में होती है पुनर्जनन? हाइड्रा तथा प्लेनेरिया आदि में होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 5। जीवाणु जनन। जीवाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? जीवाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? तो जीवाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होते हैं, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करता है, और नरम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। क्या करने लगती है? वृद्धि करने लगती है। क्वेश्चन देखने वाले हैं 6 नंबर। क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं? क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं? लिखेंगे नहीं। क्या आंसर होगा? नहीं। इसका मुख्य कारण है कि पुनर्जनन जनन के समान नहीं है, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं करते। तो जटिल संरचना वाले जीवों केवल लैंगिक जनन द्वारा ही नई संतति उत्पन्न कर सकती है। लैंगिक जनन की क्या महत्ता है? तो आंसर देंगे लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। जीव के नए युग्मक बनते हैं, जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है। नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए जीवों की विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन में देखेंगे 8। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या विभिन्नताएं हैं? एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या विभिन्नता है? तो आंसर लिखेंगे एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग फूल को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करता है। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग फूल को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं तथा आवश्यक अंग का जनन का कार्य करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। स्वपरागन और पर परागन में क्या अंतर है? मोस्ट वीवीआई 110% गारंटी, आप इसको लिख लीजिए, पूछेगा। स्व मतलब खुद, पर मतलब दूसरा। जो खुद पर निर्भर होते हैं उसे हम स्वपरागन कहेंगे, जो दूसरे पर जाते हैं उसे पर परागन कहेंगे। लिखा स्वपरागन। पर परागन उस फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं उसे हम पर परागन कहेंगे। स्वपरागन किसे कहेंगे? ध्यान देंगे। परागनों को नष्ट होने की संभावना कम होती है। इसी क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते। इसी क्रिया से नई जातियां उत्पन्न होती है। पर परागन। पर परागन किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। परागनों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इसी क्रिया से उत्पन्न जीव अधिक स्वस्थ होते हैं। इसी क्रिया ने नई जाति को उत्पन्न करती है। मतलब पर परागन वैसे पुष्प जो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो क्रिया होती है उसे हम पर परागन कहेंगे। और स्वपरागन जो खुद पे निर्भर होते हैं उसे हम स्वपरागन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 10। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है? अलैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन से क्या लाभ है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ लैंगिक होना चाहिए, अलैंगिक दे दिया है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है? इसकी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
लैंगिक जनन में शुक्राणु तथा अंडाणु के सृजन के कारण नए डीएनए द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्य से मारा हस्तांतरित हो जाते हैं। हस्तांतरित हो जाते हैं जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक एकल डीएनए होने के कारण जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। लैंगिक जनन में डीएनए की दोनों प्रकृतियों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होते हैं, जिनके फलस्वरूप नई पीढ़ी के सदस्य जीव में विभिन्नता अवश्य दिखाई देती है, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्न नहीं दिखाई देती। यदि उसमें किसी कारण से विभिन्नता पाई जाती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। मतलब उसमें जब पाई जाती है उसमें क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लैंगिक जनन उदारत विकास में बहुत सहायक है, जबकि अलैंगिक जनन अधूरत में सहायक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बीज पत्र का क्या लाभ है। तो बीज पत्र निम्न खाद्य पदार्थों जमा रहता है, वह अंकुरित हुए भ्रूण का पोषण करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बीज पत्र का क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 12, पुरः स्थित ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। तो पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ दर्भ स्रावित होता है। पुरस्थ दर्भ शुक्राणुदय द्वारा मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य मतलब स्पर्म बनाते हैं। पुरस्थ दर्भ के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। पुरस्थ दर्भ की वीर्य के शुक्राणु नर युग्मक को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं? नर युग्मक को उत्तेजित करते हैं। तो पुरस्थ दर्भ के कारण ही वीर्य बनते हैं और वीर्य को ही से शुक्राणु में नर युग्मक को एक्सट्रैक्शन डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फैलोपियन नालिका का संरचना का वर्णन करें। फैलोपियन नालिका का संरचना का वर्णन करें। तो फैलोपियन नालिका का एक जोड़ी चौड़ी नालिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। ऊपर से कहाँ तक? नीचे की ओर आती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती है। प्रत्येक फैलोपियन नालिका का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है, जो अंडाणु को फैलोपियन नालिका में प्रवेश करने में सहायक करते हैं। फैलोपियन नालिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सिलिया लगी होती है, जो अंडाणु को फैलोपियन नालिका के नीचे की ओर बढ़ने में सहायक